नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्वेस्टोलॉजी इंडिया में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड की। हैप्पीएस्ट माइंड में लगातार 3 दिनों से हमें भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। लास्ट डे पर यह स्टॉक 8% तक लुढ़का था। इस टाइप की गिरावट होना मार्केट में कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई स्टॉक इतनी तेज़ी से चढ़ता है तो मार्केट हमेशा उसे उतनी ही तेज़ी से नीचे भी लाता है। लेकिन दोस्तों, हमें इस गिरावट से घबराना नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए एक्यूमुलेशन का एक अच्छा मौका हो सकता है। स्टॉक की परफॉर्मेंस पास्ट में काफ़ी शानदार रही है और इसी कारण इसके वैल्यूएशंस भी काफ़ी महंगे दिखाई पड़ रहे हैं। आईपीओ जब इस स्टॉक का आया था तो वो सुपर हिट रहा था और आईपीओ के बाद से स्टॉक के वो लेवल्स हमें दिखाई नहीं पड़े हैं। आईपीओ के बाद इस स्टॉक में भयंकर तेज़ी हमें देखने को मिली। 300 का स्टॉक सीधे 850 के लेवल तक गया था और 850 के लेवल पर जाने के बाद इस स्टॉक में गिरावट हुई। आज हम स्टॉक में जानेंगे कि हम इसमें क्या करेंगे, इसके लेवल्स क्या रहेंगे और गिरावट कहाँ तक हो सकती है और गिरावट के कारण क्या रहे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने है हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर। हैप्पीएस्ट माइंड एक स्मॉल कैप कंपनी है जो अभी तेज़ी से मिड कैप बनने जा रही है। जनरली स्मॉल कैप कंपनीज़ में इस प्रकार की गिरावट हमें देखने को मिल जाती है। स्टॉक के प्राइस अभी 8.25% की गिरावट के साथ 728 रुपये पर क्लोज हुआ है। अभी ये दोस्तों यही चीज़ बहुत सारे स्टॉक्स के साथ हो रही है। अच्छे स्टॉक्स से हमेशा अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद लगाई जाती है और थोड़ा सा भी उम्मीद से खरा ना उतरे तो ऐसा सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। थोड़े कुछ समय पहले स्टॉक 20% की तेज़ी दिखा रहा था, जिससे शेयर में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गया था। अब दोस्तों, इसमें गिरावट आ रही है और सब जगह पैनिक मच रहा है और अब इस गिरावट के कारण ये अपने सपोर्ट के पास आता जा रहा है, जहाँ से इसमें रिवर्सल संभव है और इसी रिवर्सल के पॉइंट पर हमें इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, अब मैं आपके साथ कंपनी के रिजल्ट्स डिस्कस करना चाहूँगा। कंपनी ने मार्च क्वार्टर में 36 करोड़ का प्रॉफिट शो करा है, जो लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर में 5 करोड़ के आसपास था। लेकिन लास्ट ईयर एक एडजस्टमेंट था जो कि एक्सेप्शनल लॉस का था, 11 करोड़ रुपए का। तो आप मान सकते हैं कि पिछले साल का मार्च क्वार्टर 17 करोड़ के आसपास था, यानी पिछले साल प्रॉफिट 17 करोड़ का था। उसके कंपैरिजन में इस साल कंपनी ने डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट शो करा है। अब साथ ही साथ कंपनी के रेवेन्यू की भी बात कर लेते हैं। पिछले साल मार्च क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 186 करोड़ रुपए के पास था, लेकिन इस साल कंपनी ने 220 करोड़ के आसपास का कंपनी ने रेवेन्यू शो करा है। तो कंपनी ने रेवेन्यू में 18.4% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। अब हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी बात करें तो पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू 192 करोड़ रुपीस था, जो इस क्वार्टर में 208 करोड़ रुपए हो गया है। तो रेवेन्यू में लगभग 14% की ग्रोथ हमें दिखी है। लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में हल्की सी हमें गिरावट देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट 42 करोड़ के थे और इस क्वार्टर में प्रॉफिट 36 करोड़ के हुए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के रेवेन्यू में हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और प्रॉफिट कंपनी के डबल से भी ऊपर हुए हैं। एफआई 2021 में कंपनी का सक्सेसफुल आईपीओ आया था, लेकिन अब 2022 में कंपनी अपनी रेवेन्यू में ऑर्गेनिक ग्रोथ पर फोकस कर रही है और 20% की ऑर्गेनिक ग्रोथ को अचीव करने का कंपनी ने टारगेट रखा है। दोस्तों, मुझे लगता है कि कंपनी अपने ये टारगेट को अचीव करने में सक्सेसफुल हो जाएगी, क्योंकि आईटी सेक्टर्स की कंपनियां अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और इनके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं। लेकिन रिजल्ट्स के बाद थोड़ी बहुत हल्की फुल्की इनके में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, लेकिन आगे आने वाले 6 से 8 महीने में इंडेक्स में आईटी सेक्टर ही अपने आप को लीड करता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि कंपनी इस सेक्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी और कंपनी के जो टारगेट इनके चेयरमैन अशोक सुट्टा जी ने बताए हैं वो जरूर अचीव होंगे। दोस्तों, स्टॉक ने अपने 52 वीक लो 166 रुपये से 868 रुपये तक की रैली दिखाई है और इतनी तेज़ी से भगने के बाद इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग होना तो लाजमी ही था और वही प्रॉफिट बुकिंग आपको अभी देखने को मिल रही है। कंपनी की मार्केट वैल्यू अभी 10,000 करोड़ के आसपास चल रही है, एकदम स्मॉल कैप और मिड कैप के बीच में चल रही है। इंडस्ट्री की पी 38 है और कंपनी की पी 81 और 82 के आसपास चल रही है। ये पी काफ़ी ज़्यादा हाई है और ये दिखाता है कि कंपनी को कितने रिच वैल्यूएशंस मिल रहे हैं। कंपनी का डिलीवरी परसेंटेज लास्ट डे पर 30% के आसपास था और 30% एक अपने आप में अच्छा डिलीवरी परसेंटेज होता है। अब दोस्तों, हम जल्दी से कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को भी देख लेते हैं। कंपनी का ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस को देखें तो कंसोलिडेटेड बेसिस पर लास्ट ईयर 714 करोड़ के आसपास था और कंपनी का रेवेन्यू इस साल 800 करोड़ के आसपास हो गया है। तो रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस साल का प्रॉफिट डबल से ज़्यादा हुआ है। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। और साथ ही साथ अगर हम इसका ईपीएस देखें तो पिछले साल ईपीएस 7 रुपये पर चल रहा था और अभी ईपीएस 7 रुपये से बढ़कर 11 रुपये के आसपास आ चुका है।
अब हम अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में पिछले साल के कंपैरिजन में रिजर्व्स इस साल काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। और साथ ही साथ अगर हम ये देखें कि कंपनी पर कर्जे की क्या स्थिति है, तो आप देख सकते हैं एकदम नाम मात्र का कर्जा कंपनी के ऊपर है। आईटी कंपनीज में जनरली इतना डेट देखने को नहीं मिलता है और यही इन कंपनीज की सबसे खास बात होती है। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा आगे चलकर हम करंट रेशियो को भी डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी का करंट रेशियो बहुत अच्छा है। पिछले साल 2.11 था और इस साल 2.71 हुआ है। कंसोलिडेटेड बेसिस पर बात करें तो 2.67 हुआ है, जो कि मेरी नज़रों में काफ़ी अच्छा है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी का शेयर होल्डिंग में हमें रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग प्रमोटर की 53% की होल्डिंग देखने को मिलती है। इस कंपनी में एफआईआई ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है और 7.55% की होल्डिंग एफआईआई ने होल्ड करके रखी है। अब हम टोटल डीआईज की होल्डिंग भी देख लेते हैं। डीआईज में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड और अदर डीआईज ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। तो टोटल 17% की होल्डिंग डीआईज ने होल्ड करके रखी है। तो दोस्तों, जिस कंपनी का चार्ट इस तरह का होता है, कंपनी में रेवेन्यूज लगातार बढ़ते रहते हैं और कंपनी प्रॉफिट शो करती रहती है और साथ ही साथ अगर कंपनी में डेट नहीं होता है, तो ऐसी कंपनियां स्टॉक मार्केट की सबसे बेस्ट कंपनियां होती है। अब आपके सामने इस स्टॉक का वीकली चार्ट है। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन फेज में रहने के बाद एक ब्रेकआउट दिखाया था और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने काफ़ी अच्छी रैली दिखाई। मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर फर्दर गिरावट होती है तो सबसे पहले आप 600 और 675 इस रेंज के बीच में अपनी बाइंग का फर्स्ट लेग स्टार्ट कर सकते हैं। अपने कैपिटल को 2 हिस्सों में बांटिए। फर्स्ट हिस्से को 600 से 675 की रेंज में जब जब आपको अच्छी गिरावट देखने को लगे या आपका मन करे, उस रेंज में आप बाय करिए। और अगर इस सपोर्ट पर आकर भी शेयर नहीं रुकता है और ज़्यादा गिरावट दिखाता है, तो अपने कैपिटल का सेकेंड हिस्सा आप नीचे आने वाले सपोर्ट पर लगा सकते हैं, जो कि 570 के आसपास है। 550 से आप 570 के आसपास आप ले सकते हैं इसे। आपको इस जैसी कंपनी में मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखकर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, कंपनी का सेक्टर भी बहुत अच्छा है और कंपनी के लिए यह समय भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे स्थिति में आपको इस शेयर को लॉस में नहीं बेचना चाहिए। अगर ऊपर के रेट पर अगर आप फंस भी गए हैं तो होल्ड की रणनीति अपनाएं। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है और इस पर विश्वास रखिए, आपको ज़रूर आपके रिटर्न्स मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा डिस्कशन हैप्पीएस्ट माइंड पर। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए और इससे रिलेटेड अगर कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर आपको ऐसे और वीडियोस इस चैनल पर देखने हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।